तो साथियों, आज से हम प्रारंभ करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनगणना को पढ़ने। देखिए, जनगणना से आपके एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पुराना डेटा था उसका काल खत्म हो चुका है, यानी कि पुरानी जनगणना का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका है। अब नई जनगणना की बात करते हैं तो नए डेटा आएगा, यानी कि अब नया डेटा आपके लिए आएगा। तो नया डेटा अभी आया नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, पुराने डेटा को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा जनगणना, आपकी पूरी जनगणना कंप्लीट करके दे दूंगा। ये मान के चलिए, अगर आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देख लिया तो निश्चित तौर पर यदि आप देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आपके नहीं गलत होंगे। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। लेकिन जनगणना को पढ़ने से पहले हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि कोई अगर डाउट्स हो चुकी है, कोई डाउट्स हमारे पिछले क्लास में, तो उसको भी साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। जैसा कि बात करते हैं कि कल वाली क्लास में, यानी लास्ट वाली वीडियो में यदि आप देखें तो हमारा एक डाउट था, कई छात्रों ने एक तरह से कमेंट भी किया था कि सर ये डाउट्स आप क्लियर करवा दीजिए। जैसा कि बात करते हैं, डाउट्स ये था कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्तमान का कौन सा है दोस्तों? तो अगर आप देखें तो इस समय वर्तमान में जो है कर्नाटक के हुबली की बात करते हैं, तो कर्नाटक के हुबली वाला जो प्लेटफॉर्म है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसके पहले कौन सा था? तो इसके पहले की बात करते हैं तो इसके पहले वाला जो प्लेटफॉर्म था दोस्तों, या रेलवे स्टेशन था, वो गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, या प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसके पहले ये था, जिसकी लंबाई कितनी थी? तो इसकी लंबाई थी दोस्तों 1072.5 मीटर थी। और वर्तमान की जो हुबली है, इसकी लंबाई कितनी है? 1366.33 मीटर की बात करते हैं, तो इसकी ए है दोस्तों लंबाई। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो केरल में कोल्लम जंक्शन, तो कोल्लम जंक्शन जो है दोस्तों तीसरा है। तो पहला अगर आपसे पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे? कर्नाटक के हुबली वाले रेलवे स्टेशन को बताएंगे या प्लेटफॉर्म को बताएंगे। और दूसरा पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे? गोरखपुर रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म को बताएंगे। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि केरल की बात करते हैं तो केरल के कोल्लम जंक्शन की बात करते हैं, तो तीसरा लंबा प्लेटफॉर्म जो है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ए है। तो तीनों का नेम आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है, तो भूलिएगा नहीं। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, यानी कि आइए हम 2011 की जनगणना को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या चीजें खास हैं, जैसा कि बात करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है। तो ध्यान रखिएगा, 19,98,12,341 की बात करते हैं, तो यहाँ की जनसंख्या इतनी है। यानी कि देश की कुल जनसंख्या का 16.51% की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से यदि आप देखते हैं, तो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत की बात करते हैं, यानी कि मेल कितने हैं यहाँ पर? तो 52.29% की बात करते हैं, यानी कि पुरुषों का जो प्रतिशत है दोस्तों 52.29% है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशत की बात कर लेते हैं कि महिलाओं की कितनी प्रतिशत है या महिलाएं कितनी हैं उत्तर प्रदेश में। यदि आप देखें तो 47.71% की बात करते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की प्रतिशत है या जनसंख्या है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 की बात करते हैं। अर्थात अगर प्रतिशत के तौर पर हम देखते हैं तो देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 16.51% है। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, तो 52.29% है। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान है या महिलाएं कितनी हैं? तो 47.71% है।
नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो बहुत भारी संख्या में क्या है, लोग गांव में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण में रहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 77.73% है। कितना है, तो 77.73% है। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए ये बेसिक से चीजें हैं और बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं बनते ही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। जैसा कि बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं। नगरीय मतलब हो जाता है शहरी जनसंख्या, मतलब शहरों में रहने वाली जो जनसंख्या वो कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो 22.27% है। तो 22.27% ऐसी जनसंख्या है जो शहरों में रहती है, यानी कि शहरों में निवास करती है। सबसे पहले हमने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया ग्रामीण के जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में। जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है उसके बारे में हमने आपको बताया 77.73% की बात करते हैं, और शहरों की बात करते हैं तो 22.27% जो जनसंख्या है वो कहां पर रहती है दोस्तों, तो शहरों में रहती है। देखिए यहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये वाली बातें तो जरूर आपको याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। अपने नोट्स में तुरंत मेंशन कर लीजिए, नहीं अपने दिमाग में इसको तुरंत एक तरह से प्रिंट कर लीजिए। जैसा कि बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रयागराज की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मुरादाबाद की बात की जाती है, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो गाजियाबाद की बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करते हैं तो जब सबसे जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात करते हैं प्रयागराज की बात करते हैं, फिर मुरादाबाद की बात करते हैं, फिर गाजियाबाद की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, मतलब सबसे कम जनसंख्या, मतलब कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां बहुत कम जनसंख्या है, मतलब बहुत कम लोग वहां पर रहते हैं या निवास करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या कहां पर है दोस्तों, महोबा में है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो चित्रकूट की बात की जाती है, और उसके बाद बात करते हैं तो हमीरपुर की बात की जाती है। ठीक है, तो न्यूनतम का मतलब हो जाता है कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करते हैं। तो कम जनसंख्या वाले जिले की बात करते हैं तो कौन कौन से जिले हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं महोबा, और दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं चित्रकूट, और तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं हमीरपुर। अगर आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ए पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, महोबा को बताएंगे, आप चित्रकूट को बताएंगे, और हमीरपुर को बताएंगे। चलिए अब आइए हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब ये हो जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आपको मैं बताता हूं एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर। देखिए आपके घरों में मान लेते हैं आपके घर में 5 लोग हैं, और आपके घर में रहने की जो मतलब सोने की जो व्यवस्था या बैठने की जो व्यवस्था है केवल मान लेते हैं 10 लोगों की है। सपोज दैट उसमें अगर आप देखें तो 12 लोग आकर बैठ जाते हैं, 15 लोग बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर कम जगह पर क्या है, ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब कम स्थान पर थोड़ी सी जगह में भी ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो इसे बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं यानी डेंसिटी बोला जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें तो एक वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, एक वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, तो 829 लोग रह रहे हैं। तो 829 लोग रह रहे हैं कहां पर, मतलब अगर आप देखें तो एक वर्ग किलोमीटर में। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो वो 829 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि की बात करते हैं। देखिए 2001 से लेकर 2011 के बीच में अगर आप देखते हैं
तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, मतलब जो डेंसिटी है उसमें और भी ज्यादा लोग रहने लगे हैं। तो अगर आप देखें तो कितने लोग बढ़े हुए हैं, तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में एक तरह से अगर आप देखें तो बढ़ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि हुई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करते हैं और घटते क्रम में हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं डिस्क्रीजिंग में हम देखते, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों तो गाजियाबाद है, और दूसरी बात कर लेते हैं तो वाराणसी है, और तीसरी बात कर लेते हैं तो लखनऊ की बात करते हैं। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करते हैं घटते क्रम में, तो एक तो पहली बात करते हैं तो गाजियाबाद आएगा, दूसरी बात करते हैं तो वाराणसी आएगा, और तीसरी बात करते हैं तो लखनऊ आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो बढ़ते क्रम में हम देख लेते हैं। अगर हम बढ़ते क्रम में देखते हैं तो सबसे पहली बात की जाती है बढ़ते क्रम में ललितपुर की बात की जाती है, फिर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो सोनभद्र की बात की जाती है, और तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों तो हमीरपुर की बात की जाती है। तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको बताया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं बढ़ते क्रम में, सबसे पहली बात कर लेते हैं ललितपुर, फिर उसके बाद है सोनभद्र, फिर उसके बाद है हमीरपुर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ। अब आइए हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर की बात करते हैं, यानी कि लिटरेसी की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की रेट की बात करते हैं कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिटरेसी यानी साक्षरता की बात करते हैं। देखिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल जो साक्षरता दर है दोस्तों 67.72% है। कहने का मतलब ये है, देखिए 100% लोग मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है, 100% लोग उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 100% में से 67.72% लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ध्यान रखिएगा पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो लिटरेसी रेट में यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो मेल जो लिटरेसी रेट है इनका रेट कितना है, तो देख सकते हैं 77.30% की बात करते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखते हैं तो टोटल मिलाकर 100% अगर उत्तर प्रदेश में पुरुष है तो इसमें क्या है कि 77% की बात करते हैं, 77% की बात करते हैं तो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब पुरुष में मेल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, तो 57.20% की बात करते हैं, तो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है, यानी कि महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी लोग हैं। लेकिन अब अगर जो नया डेटा आएगा ना, ये डेटा बहुत ऊपर जाएगा। आप लोग देखिएगा जब नया डेटा आएगा, अब हमारे राज्य में अगर आप देखें तो पुरुषों की भी जनसंख्या बढ़ चुकी है पढ़े लिखे में, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो महिलाओं की भी जनसंख्या बढ़ चुकी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2001 से लेकर 11 के दौरान की बात करते हैं तो औसत साक्षरता दर में वृद्धि की बात करते हैं, तो 11.36% की बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो इतनी वृद्धि हुई है, तो आपको ये सारी चीजें नहीं याद रखना, आपको केवल और केवल ये 3 डेटा याद रखना है। औसत दर वगैरह उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, औसत साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है, तो अगर आप देखें तो 2001 से लेकर 11 के बीच में जो एक तरह से लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या में वृद्धि हुई है, तो अगर आप देखते हैं तो 11.36% जो है एक तरह से साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। यानी कि 2001 की तुलना में अगर आप करते हैं 2011, तो मतलब 2011 में जब नया डेटा आया हुआ था तब इतने परसेंट लोगों की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब जो 2021 का नया डेटा आएगा ना, तब आप देखिएगा तो इसका रेट और काफी ज्यादा बढ़ा आपको मिलेगा, औसत दर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए पुरुष व महिला की साक्षरता दर में अगर अंतर आप देखते हैं तो लगभग 20.10% है। देखिए
इसको आप लगभग ही मानिएगा, एक फिक्स डेटा नहीं होता, एक कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको फिक्स डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे मेन बातें ये है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना ही होगा। देखिए कहीं जाया मत किया करें, एक एक चीजों को देखा करें, समझा करें। अगर कोई बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट डाल दिया करें, आपके कमेंट का बहुत जल्द ही मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा। बस आप लोगों की हमें सहयोग की जरूरत है। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, एक बार आप हमारा सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। बस एक बार आप हमारे साथ जुड़िए। ऑफलाइन में आप एक बार आकर देखिए, ऑफलाइन में जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, एक भी छात्र हमारे बारे में कभी भी गलत नहीं कह सकता है कि हाँ सर ने हमारे साथ अन्याय किया, सर ने जितना कहा उतना नहीं किया, या सर की टीम ने नहीं किया। ये मान के चलिए, चाहे मैं हूं या हमारे टीम में जितने भी लोग हैं वे सारे ही ऑनेस्ट हैं, सब अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी ये मान के चलिए निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा 24 आवर खड़े ही रहेंगे कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, मतलब ऐसे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां पर काफी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात करते हैं नोएडा की बात करते हैं, जिसे गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद आ जाता है कानपुर की बात करते हैं, और उसके बाद बात कर लेते हैं औरैया की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले की बात करते हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर, फिर है कानपुर है, फिर औरैया है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात करते हैं। सबसे कम साक्षरता वाले जिले का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर कम लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब कम लिटरेसी है। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़े लिखे हैं। तो जैसा कि बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखते हैं तो पुरुष साक्षरता दर का भी यही क्रम रहेगा, अर्थात कहने का मतलब ये है पुरुष और महिला दोनों के ही डेटा सेम ही है। और जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रावस्ती की बात करते हैं। तो श्रावस्ती की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरे नेक्स्ट बात करते हैं बहराइच की बात करते हैं और बलरामपुर की बात करते हैं। ये तीनों जिलों के नेम आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। हमने आपको बताया सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ऐसे में अगर आप देखें तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर की बात की जाती है, और पढ़े लिखे वालों लोगों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात के बारे में, यानी कि सेक्स रेशियो के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार अगर भारत में आप देखते हैं तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना में अगर आप देखें तो 2011 के अनुसार यदि आप देखते हैं तो 1000 पुरुषों के पर आप देखते हैं तो 943 महिलाएं हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, अगर आप देखें तो क्या है 943 महिलाएं हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 57 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। 57 पुरुष ऐसे हैं जो शादी नहीं हो पाए, जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग तो आप जानते ही हैं कि बाबा बन जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपना कुछ और ही क्या नाम है प्रण लेकर बैठे होते हैं कि जैसे यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर हम शादी नहीं करेंगे। कुछ लोगों का प्रण ऐसा हो जाता है कि अगर मेरा जो इंतकाम पिछला वाला पूरा नहीं हुआ तो फिर कुछ लोग इस पर आ जाते हैं, इनकी वजह से नहीं शादी हो पाती। कुछ लोग तो मान लो वैसे ही हैं जिनका होती ही नहीं है बेचारे, तो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, अगर वर्तमान के डेटा को आप चेक करेंगे ना, महिलाएं ज्यादा हो चुकी हैं और पुरुष कम हो चुके हैं। एक बार इस डेटा को आप इंटरनेट पर चेक करिएगा, ठीक है, आपका भाग्य खुल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ लिंगानुपात के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात की बात करते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुष की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, 1000 पुरुषों पर यदि आप देखते हैं तो 912 ही महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों की बात करते हैं तो 912 ही महिलाएं हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगा अनुपात में वृद्धि हुई है। कितने अंकों की? तो 14 अंकों की वृद्धि हुई है। तो 2001 से लेकर 2011 के दौरान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सेक्स रेशियो में कितने वृद्धि हुई है? तो 14 अंकों की वृद्धि हुई है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं और वो भी घटते क्रम में हम देखते हैं। जैसा कि बात करते हैं जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में यदि आप देखते हैं तो 1024 की बात की जाती है। आजमगढ़ की बात करते हैं 1019 की बात की जाती है। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं देवरिया की बात करते हैं तो 1017 की बात की जाती है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करते हैं घटते क्रम में, और देवरिया की बात आपको बताना है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन 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 से हैं? तो न्यूनतम की बात कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं। दरअसल क्या होता है ना, इसमें एक टच कई बार चले। न्यूनतम लिंगानुपात वालों की बात करते हैं तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, फिर हमीरपुर बागपत की बात करते हैं, फिर कानपुर और बांदा और मथुरा की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। शिशु लिंगानुपात 2011 की बात कर लेते हैं। तो उत्तर